तो दूसरी जो 19 जो हमारी लैब है, नेक्स्ट वाली, इसको मैं ओपन कर देता हूँ, वो है सिक्योरिटी एंड प्रिविलेजेस के लिहाज से। अच्छा, सिक्योरिटी के दो मेजर एस्पेक्ट होते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर। एक होता है ऑथेंटिकेशन, दूसरा होता है ऑथराइजेशन। ऑथेंटिकेशन ये होता है कि जो बंदा जो क्लेम कर रहा है, मिसाल के तौर पर मैं क्लेम करता हूँ कि मैं प्लाना टीचर हूँ, तो क्या मैं ठीक है क्लेम कर रहा हूँ, क्या ये मैं सही स्टेटमेंट दे रहा हूँ, तो इसको हम कहते हैं ये ऑथेंटिकेशन है। तो ऑथेंटिकेशन हम मैक्सिमम सॉफ्टवेयर में कैसे डील करते हैं, हम यूज़र आईडी और पासवर्ड रखते हैं, और उसके ऊपर आजकल आपने टू वे ऑथेंटिकेशन का नाम सुना होगा कि आप जब सिक्योरिटी और पासवर्ड दे देते हैं, अपना यूज़र आईडी पासवर्ड, तो उसके बाद वो एक और लूप भी आपसे चलाता है। मिसाल के तौर पर आपको एक एसएमएस सेंड कर देता है और उसमें आपको एक कोड सेंड करता है, वो कोड फिर आप नेक्स्ट दूसरे फेज में आप इंटर करते हैं, तो फिर आप लॉगिन हो जाते हैं। तो ये क्या है, अब ये टू वे ऑथेंटिकेशन हम इसको कहते हैं। तो एक ऑथेंटिकेशन है जो आप क्लेम कर रहे हो, उसको आप प्रूव कर लेते हो कि दिस इज हु आई एम। तो सब एक्सपर्ट पे आप लॉग इन होते हैं, तो आप वन वे ऑथेंटिकेशन यूज कर रहे हो और सिर्फ यूजर आईडी पासवर्ड दे के लॉग इन हो जाते हो, राइट। तो अगर ये कोई ज़्यादा फाइनेंशियल टाइप का एप्लीकेशन होगा जिसमें ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व होते हैं, तो उसकी सिक्योरिटी थोड़ी सी हाई रखनी पड़ती है। तो उसमें यूज़र जो है, और ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके कोई अपने बैंक अकाउंट्स है या आपके वालिद साहब के हैं, उनको लाजमी कहें कि अपने जो ऑनलाइन अकाउंट्स हैं उनमें टू वे ऑथेंटिकेशन इनेबल करें। ये कुछ बैंकों ने ना मैंडेटरी नहीं किया होता, तो अगर किसी को खुदा न खास्ता आपका आईडी और पासवर्ड किसी तरीके से पता लग गया, तो वो आपके पैसे को चुरा सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन अकाउंट से। तो टू वे ऑथेंटिकेशन से क्या होता है कि आप अपनी आईडी पासवर्ड दे देते हो, अगर वो किसी को पता लग भी गया, तो वो जब लॉगिन होता है तो आप उसके लिए ना एक अपना एक कोड वो जनरेट करते हैं, और वो कोड आपको सेंड करते हैं आपके मोबाइल के नंबर पे जो आपका अपना। तो अगर आपका मोबाइल आपके पास है तो उस पर वो नंबर आ जाएगा। ये बड़ी बदकिस्मती होगी कि अगर उस टाइम पे आपका मोबाइल भी आपके पास ना हो और उस पर आपने पासवर्ड वगैरह भी नहीं लगा और उसको पता लग गया कि अच्छा पासवर्ड ये है, तो फिर आप हैक हो जाएंगे। अदरवाइज ऑनलाइन अकाउंटिंग में या इस तरह के जो फाइनेंशियल एप्लीकेशन होते हैं, इसमें टू ऑथेंटिकेशन को प्रायोरिटी दिया करें, ठीक है, आपका आप सिक्योर रहोगे। सर वो इस तरह होता है कि मतलब कोई नया अकाउंट को अगर आप भेजते हैं तो वो पहले बताता है ना, फीड करने से पहले कि ये वो आता है मोबाइल पे मैसेज आ जाता है ना कि ये कोड है। लेकिन हाँ, अगर पहले से अगर फीड हुआ हो तो उसके लिए फिर कोड नहीं मांगता। मतलब एक अकाउंट आपने पहले का सेव कर लिया ना, उस पे हाँ, आप किसी भी वक्त पैसे भेज सकते हैं। मतलब उसके लिए लेकिन वो तो 30 आप अकाउंट में जब लॉग इन हुए होते हैं ना तब। ये बिल्कुल तो सर। ऑथेंटिकेशन जो है लॉगिन ना, जब आप अपने अकाउंट में लॉग इन होते हैं ना, ये उस वक्त के लिए इनेबल करना होता है कि पहले आप यूज़र आईडी और पासवर्ड दोगे, उसके बाद फिर आपको वो एक कोड मोबाइल पे आएगा, उसको इंटर करोगे, तब जाके आप अपने अकाउंट में लॉग इन होंगे। तो ये मैं अभी आपको ऑथेंटिकेशन, टू ऑथेंटिकेशन और वन ऑथेंटिकेशन जो है, इसका कंसेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब ठीक है सर। दूसरा जो है वो है प्रिविलेजेस का, प्रिविलेजेस या अथराइजेशन। कि अब यूज़र तो लॉगिन हो गया है, लेकिन इसको कौन कौन से राइट्स है और कौन कौन से राइट्स इसको अवेलेबल नहीं है, राइट। ये सब एक्सपर्ट में आप देखते हैं कि आप जब एज ए स्टूडेंट लॉगिन होते हैं तो आपको इतने सारे ऑप्शंस नहीं मिलते, राइट। इसलिए कि आप अथराइज नहीं हो इन सारे ऑपरेशंस को करने के लिए। अगर मैं अपने होम स्क्रीन पे जाता हूँ तो ये मेरा टीचर का अकाउंट है, राइट, जो कि अभी लॉग आउट हो गया था। तो अब अथराइजेशन का ये एस्पेक्ट है कि आप यूज़र जो है वो किन किन ऑपरेशंस के लिए अथराइज्ड है। तो जिन चीज़ों के लिए वो अथराइज होता है, इसको सिर्फ वो वाले ऑप्शन नज़र आते हैं, राइट। अब अगर मैं एज एन एडमिन जो है, जो मेरा सुपर यूज़र है, ये देखिए मेरा जो एप्लीकेशन ये बना हुआ है, ये सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर के मुताबिक बना हुआ है कि द मोर यूज़र वांट्स टू इनेबल द फीचर, द मोर ही विल हैव टू पे, राइट। तो यूजुअली एप्लीकेशन आजकल जो क्लाउड एप्लीकेशन बन रहे होते हैं, वो इस तरह इस हिसाब से बन रहे होते हैं। तो अगर आपको मैं प्रोफाइल यहाँ पे तो नहीं है, मैं एडमिन में आपको बताता हूँ, ये वो चीज़ मैंने इस पर रखी ही नहीं है। बल्कि शुरू में आपने देखा था कि मैंने जब लॉगिन कर रहा था, तो अब मैं एडमिन एक और, अब यूज़र को इंटेलिजेंट, एक और भी स्टूडेंट बड़ी गलती करते हैं, वो एक अलग स्क्रीन बनाते हैं एडमिन के लिए और टीचर के लिए एक अलग लॉगिन स्क्रीन बनाएंगे और स्टूडेंट के लिए एक अलग बनाएंगे। दैट इज़ टोटली रबिश, बिल्कुल गलत अप्रोच है, ठीक है। आप क्या करते हैं, एक स्क्रीन बनाते हैं और उसके अंदर यूज़र आईडी और पासवर्ड के अगेंस्ट टेबल में ये पता होना चाहिए कि ये बंदा कौन है, किस लेवल का है, ठीक है। तो उसके हिसाब से उसको मुझे एक और एक्स्ट्रा स्टेप क्यों करना पड़े कि आप मुझे 3 रेडियो बटन में से या एक ड्रॉप डाउन में से अपना रोल भी सेलेक्ट करना पड़े, राइट। तो इसका मतलब मैं एक और रोल के ऊपर जो है ना अटैक भी कर सकता हूँ, तो ये पॉसिबिलिटी ही ना हो, राइट।
तो अब मैं एडमिन के साथ लॉगिन हो रहा हूँ, अब वही डैशबोर्ड है, लेकिन आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारे ऑप्शन मेरे पास आ गए। टैगिंग में कर सकता हूँ, कैटेगरीज डिफाइन कर सकता हूँ, रोल्स, फीचर्स काफ़ी सारे। इसके अलावा जो सर्विस ओरिएंटेशन है, ये देखिए वो मैंने हिडन रखी हुई है कि फ़ीचर आप किस यूज़र को क्या क्या फ़ीचर देना चाहते हैं। आपके क्लास में या पता नहीं किसी क्लास में मैंने एक स्टूडेंट को क्वेश्चंस ऐड करने की फैसिलिटीज़ और ये चीज़ें भी दी थी। तो ये देखिए काफ़ी सारे मैंने सिक्योर्ड फंक्शन बनाए हुए हैं जो हर कोई परफॉर्म नहीं कर सकता है। जिसको मैं चाहता हूँ उसके लिए मैं इनेबल करूँगा। अगर मैं किसी स्टूडेंट या किसी दूसरे अकाउंट पे क्लिक करता हूँ तो ये आप देखते हैं कि जिसको मैंने अभी क्लिक किया है, इसको कोई भी, ये कोई डिसेबल अकाउंट है, तो अभी तक इसको ना कोई वो मिला ही नहीं है। अगर आप कोई FA17, अगर मैं कोई स्टूडेंट का यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो अब इस यूज़र के जो राइट्स है, इसको सिर्फ अपना प्रोफाइल ही अपडेट कर सकता है, या ये अपना एग्ज़ाम देख सकता है, या एग्ज़ाम स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो बाकी जितने फंक्शंस है वो ये परफॉर्म नहीं कर सकता। और ये कोड लेवल सिक्योरिटी है, ये इतनी, इसको हैक करना इतना आसान नहीं होता। तो ये टोटली अब ये सॉफ्टवेयर जो है ना, वो ये अथराइजेशन है अब, ठीक है, कि यूज़र जिस जिस चीज़ का अथराइज्ड हो उसको अपने सॉफ्टवेयर जो है ना वो रन टाइम पे अपने आप को उस तरह प्रेजेंट करें। तो अब ये इस तरह की यूआई बनाना खासी कॉम्प्लिकेटेड काम है। और ये आप अपनी एप्लीकेशन, तो लोग क्या करते हैं, वो फिर हर रोल के लिए फिर रोल डिसाइड कर लेते हैं और उसका अलग अलग डैशबोर्ड बना लेते हैं और उस तरीके से फिर चलते हैं। लेकिन उसमें फिर ये स्केलेबिलिटी में या वहाँ पे वो ब्लॉक हो जाते हैं कि अब वो कहते हैं कि अच्छा जी, एक एडमिन जो है वो उसके साथ 10 फंक्शन है, दूसरा जो एडमिन है उसको 14 फंक्शन मिलने चाहिए कि एक और जो है। अब वहाँ पे जाके जब वो क्लाउड या सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस की तरफ आते हैं, तो वहाँ पे उनका एप्लीकेशन फिर काम नहीं करता, उनको अपना फिर एप्लीकेशन पूरा रीवेम करना पड़ता है, ठीक है, वापस पूरा बनाना पड़ता है। तो ये अथराइजेशन ये चीज़ है कि यूज़र जिस जिस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए एलिजिबल है, तो वो सारे उसके सामने आए हैं। जिसके लिए नहीं एलिजिबल, ये मैंने वैसे जिस तरह आप यहाँ पे कार्ड देखना चाहते हैं, तो ये देखें, ये सिर्फ ऑथेंटिकेटेड टीचर्स के लिए, ये जैसे वैसे मैंने एक मार्केटिंग टिप रखा हुआ है कि इसके अंदर इस तरह का एक फीचर भी है, ठीक है। तो आप अपनी एप्लीकेशन जो बनाओगे, अब उसमें आपके यूज़र आईडी और पासवर्ड दोगे, तो उसके अगेंस्ट उसका जो रोल होगा वो रोल वाला डैशबोर्ड जो है वो उसके सामने आ जाए। तो अब आपके केस में ज़ाहिर है आप डायनेमिक अभी इतना नहीं बना सकते, तो आप हर रोल के हिसाब से अलग अलग डैशबोर्ड बनाएं और उस हिसाब से आप चलें। चले बैक टू द टॉपिक। आई होप अब आपको दो कंसेप्ट का पता लग गया है कि सिक्योरिटी जो है उसके दो एस्पेक्ट है, ऑथेंटिकेशन, अथराइजेशन। और अथराइजेशन जो है दैट इज़ मोर लाइक प्रिविलेज्ड। प्रिविलेज का मतलब है इसको कौन से एक्शन को परफॉर्म करने के राइट्स अवेलेबल है, तो उसको हम कहते हैं प्रिविलेजेस। तो डेटाबेस के अंदर क्या है कि बेसिक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये दो चीज़ें यूज़ की जाती है। अगर आपके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड हो, तो अब पूरी दुनिया में किसी भी डेटाबेस यूजुअली आईपी पे डिप्लॉयड होता है। मेरी चूँकि डेटाबेस जिससे कनेक्टेड है, यानी कि मेरे इंटरनेट इस वक्त स्टैटिक आईपी नहीं है, नहीं तो आपको मैं अपना आईपी देता और यूज़र आईडी पासवर्ड देता, तो आपको मेरा ये सारे जो डेटाबेसेस है ये आपको एक्सेसिबल हो जाता है अगर मैं आपको एसए और इसके पासवर्ड बता दूँ। और मैं मुझे जो स्टैटिक आईपी इस वक्त मिली हुई है वो मैं आपको, तो अब ये अगर चूँकि मेरी है नहीं, डायनेमिक आईपी है, लिहाजा आप एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन आपने यूनिवर्सिटी में देखा होगा, वहाँ पे चूँकि हमारा लेन है, लोकल एरिया नेटवर्क है, तो वहाँ पे जो डी बेस हम एक सर्वर यूज़ करते हैं, तो सारे लैब जो है वो अपने स्टूडेंट जो है वो अपने डेटाबेसेस डी बेस में बना रहे होते हैं एक सर्वर, रिमोट सर्वर में, और उसको फिर साथ साथ क्लीन और ये चीज़ किया जाता है, राइट। तो अब वहाँ पे फिर आपको ये प्रिविलेजेस वगैरह का थोड़ा सा और भी आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर लेते हैं। बहरहाल आपको थोड़ा बहुत इस कंसेप्ट का आइडिया हो गया। अब हम आगे देते हैं कि ये डेटाबेस में हैंडल कैसे होता है। तो एक्सेस कंट्रोल एंड माई एसक्यूएल, मैं आपको माई जो एसक्यूएल सर्वर है ये थोड़ा सा मैंने बता भी दिए और मैं थोड़ा सा और भी एक्सप्लेन कर लूँगा। इंट्रोडक्शन इसका क्या है कि एक्सेस कंट्रोल एंड प्रिविलेजेस सिस्टम अलाउ अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर टू क्रिएट comprehensive access rules for handling client operations and effectively preventing unauthorized clients from accessing the database system। तो जो DBA होता है वो आपके डेटाबेस के डेटा का रिस्पॉन्सिबल होता है, और कोई भी वो एक यूज़र ऐसा क्रिएट नहीं करता जो किसी को दे और वो आपके डेटा के साथ खेल सके या उसके अंदर कोई टेम्परिंग कर सके, ठीक है। अदरवाइज़ आप मज़े मज़े से अपना जो सी ऑनलाइन का डेटाबेस है उसको आप एक्सेस करें एसक्यूएल सर्वर का, और उसमें अपनी मर्ज़ी से अपने अपने ग्रेड लगा दिया करें, अपने अपने नंबर लगा दिया करें, तो आपके मज़े हो जाएंगे। लेकिन आपको वो एक्सेस जो है वो है नहीं, और उसको हैक करना इतना आसान काम नहीं है, ठीक है, लिहाजा आप नहीं कर सकते वो।
अच्छा, एक्सेस कंट्रोल इन MySQL जो है कैसे काम करता है? MySQL एक्सेस कंट्रोल हैज़ टू स्टेजेस विद व्हेन अ क्लाइंट कनेक्ट टू द सर्वर। कनेक्शन वेरिफिकेशन, इसको हम ऑथेंटिकेशन भी कहते हैं। A client which connect to the MySQL database server needs to have a valid username and password. In addition, the host from which the client connects has to match with the host in the MySQL grant table. Host का मतलब है वो जो IP जो होती है आपकी, या सर्वर का नाम, जिस तरह मेरा यहाँ पे आप देख रहे हैं इस वक्त मुख्तियार डैश PC, ये मेरा होस्ट है, ठीक है। और आप अगर इंटरनेट के ऊपर है तो IP भी आपका होस्ट हो सकता है। और फिर आपको पासवर्ड और आईडी चाहिए डेटाबेस को एक्सेस। तो जब आप कनेक्ट हो जाते हैं तो जिन जिन डेटाबेसेस के ऊपर आपको एक्सेस होता है वो आपको मिल जाते हैं, बाकी आपको नहीं मिलते। अच्छा, दूसरा जो है वो रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन। वंस अ कनेक्शन इज एस्टेब्लिश सक्सेसफुली फॉर ईच स्टेटमेंट इशूड बाय द क्लाइंट, MySQL checks whether the client has sufficient privileges to execute that particular statement. अब आप कनेक्शन तो आ गया है डेटाबेस के ऊपर, लेकिन आप कोई ऐसा टेबल से डेटा रीड करना चाहते हो जिसके ऊपर आपको राइट्स नहीं है, तो हर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने से पहले DBMS जो है वो ये देखता है कि क्या जिस यूज़र से ये कनेक्ट हुआ है उसको ये चीज़ें या ये परमिशन इसको मिले हुए हैं कि ये डेटा रीड करें। अगर नहीं मिले हुए हैं तो सिक्योरिटी एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगी, अगर मिले हुए हैं तो फिर आपको डेटा मिल जाता है। तो ये तकरीबन जनरल मैकेनिज्म आल तकरीबन तमाम डेटाबेसेस के अंदर भी होता है, और सेम जो है आपको मैंने सब एक्सपर्ट में भी तकरीबन इसी तरह इंप्लीमेंट किया हुआ है। मेरा थोड़ा सा इससे सिंपल फॉर्म में है और इनका जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म के अंदर है। अच्छा, ग्रांट टेबल्स। देयर इज ए डेटाबेस नेम्ड MySQL क्रिएटेड ऑटोमेटिकली बाय MySQL। ये इनकी डेटा डिक्शनरी है, ठीक है। The MySQL database contain 5 main grant tables. Administrators manipulate these tables indirectly through the statements such as grant and revoke. तो ये सिक्योरिटी का एक आपने SQL के हमने 3 एरियाज पढ़े थे, राइट। यानी कि जो कमांड्स थे SQL के, एक हमारे हम कह रहे थे DDL, डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज, एक जो था वो DML था, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और एक आपको मैंने कहा था DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज के ये ग्रांट और रिवोक वाले जो ऑपरेशंस है, ये अब वो डेटा कंट्रोल वाले हैं। तो MySQL के अंदर ये 5 टेबल्स हैं और इन 2 कमांड्स के थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर इनको यूज़ करते हैं और इसको मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। दीज ग्रांट टेबल्स इंक्लूड, अब इसमें क्या है, इसके अंदर एक यूज़र का टेबल है, contain user account and global privileges columns. MySQL uses the user table to either accept or reject a connection from the host. तो ये सिर्फ ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। A privilege granted in the user table is effective to all databases on the MySQL. तो अगर आपको कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है तो प्रिविलेज या नज़र आ जाते हैं आपको डेटाबेसेस। अब दूसरा जो टेबल है वो DB का है, कंटेन डेटाबेस लेवल प्रिविलेजेस। अब हर डेटाबेस के अपने अपने प्रिविलेजेस है या अपने अपने अथोराइज्ड एक्सेस है, ठीक है। तो अब DB में वो मेंटेन किया जाता है। MySQL uses the DB table to determine which database a user can access from which host, यानी कि किस मशीन से आप किस डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हो। तो ये इंफॉर्मेशन आपके DB वाले टेबल में पड़े होते हैं। अ प्रिविलेज ग्रांट at the database level in the DB table applies to the database and all objects belongs to that database. तो अगर आपको डेटाबेस पे मिल वो राइट है तो उसके जो चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स जितने भी हैं सारों पे आपको एक्सेस है। उसके अंदर टेबल्स, ट्रिगर्स, व्यूज, स्टोर प्रोसीजर वगैरह ये सारे ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं। तीसरा जो टेबल है वो है टेबल प्रिविलेजेस एंड कॉलम प्रिविलेजेस। तो अब इसमें इस टेबल में आप क्या स्टोर करते हैं आपको पता लग गया होगा कि टेबल्स और कॉलम्स के ऊपर जो सिक्योरिटी या प्रिविलेजेस हैंडल करने हैं तो अब वो आप इस टेबल के अंदर मेंटेन करते हैं। और प्रोसेस प्रिविलेजेस कंटेन स्टोर प्रोसीजर फंक्शंस एंड स्टोर प्रोसीजर्स प्रिविलेजेस। जो आपके SPs होते हैं ना, जो आप डेटाबेस के अंदर ना पूरी प्रोग्रामिंग करते हैं। अब आपको एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी जो SQL है। इसमें आपको ना वेरिएबल डिक्लेयर करना, लूप्स लगाना और फिर डेटा के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करना और फिर कोई रिजल्ट कंप्यूट करके रिटर्न करना, तो वो पूरी प्रोग्रामिंग आपकी इसके अंदर भी है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं स्टोर्ड प्रोसीजर या प्रोग्रामेबिलिटी। तो वो हम बाद में, थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, वो हम बाद में सीखेंगे। तो अब जो आपके स्टोर प्रोसीजर्स हैं उनके प्रिविलेजेस जो है वो इस वाले टेबल में पड़े होते हैं। तो MySQL makes use of those tables to contain the privileges in MySQL database server. A list of tables in the, अब चूंकि MySQL जो है वो ओपन सोर्स डेटाबेस है तो ये इसलिए इन्होंने ये जो इन्फॉर्मेशन है ये डिस्क्लोज की हुई है। लेकिन अगर आप SQL इसमें जाते हैं तो यहाँ पे मास्टर टेबल तो आपको नज़र आता है, लेकिन मास्टर टेबल में चीज़ें मेंटेन कैसे हो रही होती है ये आप देखें।
MySQL के अंदर क्या है, इस सिस्टम डेटाबेसेस के अंदर मास्टर का टेबल है और उसके अंदर ये काफ़ी सारे दूसरे डेटाबेसेस है। अब इनके अंदर टेबल्स है, बेशुमार टेबल्स है। ये देखें, कैटेगरी रिक्वेस्ट, इशू कैटेगरी, इशू। अब ये इनको कैसे यूज़ करता है ये डिटेल माइक्रोसॉफ्ट ने आपको नहीं बताई हुई है, ठीक है, कि हम इनको कैसे यूज़ करते हैं। अगर आपको पता लग जाए तो फिर आपके पास हैक करने के मैकेनिज्म भी पता लग जाते हैं। तो अब आपको पता लगे कि अगर मैंने MySQL को अगर एक्सेस कर लिए तो किसी टेबल के अंदर या इन टेबलों के अंदर डेटा वगैरह मैनिपुलेट करके मैं इजीली किसी का डेटाबेस हैक कर सकता हूँ। MySQL makes use of those tables to control the privileges in MySQL database server. A list of all tables in the MySQL database can be viewed by the following query. अगर आप सारे टेबल देखना चाहते हैं तो आप जस्ट शो टेबल्स करें। और ये तकरीबन मेरे ख्याल में यहाँ पे भी आपके पास जो डेटाबेस सेलेक्ट होता है, सपोज आपका नॉर्थ एंड के ऊपर हम जाते हैं, न्यू क्यूरी एडिटर करते हैं, न्यू क्यूरी शो टेबल्स। मेरे ख्याल में ये शायद यहाँ पे भी ऐसे ही चलेगा, नहीं यहाँ पे नहीं है, लिस्ट टेबल्स है या इस तरह कुछ है कमांड। ये सारी चीज़ें मैं जो मैं यूज़ नहीं करता, वो मुझे भी इतनी हर वक्त याद नहीं रहती। तो गूगल हमारा सबसे इजी दोस्त है। हाउ टू शो टेबल्स, ठीक है। ये स्टोर प्रोसीजर के थ्रू इस तरह के काम करते हैं। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम सिस्टम ऑब्जेक्ट्स वेयर एक्स टाइप इक्वल टू यू। ये देखें, आप सिस्टम के ऑब्जेक्ट्स को क्यूरी करते हैं और फिर ये आपको चीज़ें दिखाता है। देखिए, सिस्टम डायग्राम, आइटम, कैटेगरीज, कॉन्टेक्ट्स, ये सारे टेबल्स वगैरह आपके पास, उसका नेम है और उसका टाइप क्या है। तो आपको पहले इनका आर्किटेक्चर की समझ नहीं आएगी कि ये चीज़ों को कैसे लेके चल रहे हैं। अच्छा, सिलेक्ट नेम और CR डेट of system object where it is equal to this list tables in SQL Server 2005 or newer। तो ये आपको टेबल सारे मिल गए हैं, राइट। तो अब SQL में टेबल दिखाने की ये कमांड है, वहाँ पे सिंपल शो टेबल्स था। These table can be accessed using standard select statements। अच्छा, क्रिएटिंग यूज़र, अब आप जो है ना वो नए यूज़र क्रिएट करना चाहते हैं तो ये MySQL के हिसाब से बनाए हुए हैं। तो चले हम इसको भी देख लेते हैं, फिर बाद में मैं आपको SQL सर्वर जो है उसके हिसाब से भी बता देता हूँ। In MySQL server, the administrator control not only who can connect to a database server, but also from where. Therefore, an account in MySQL consists of username and host name where the user connects from. That's separated by, for example, if the root user connects from the cit.this host to the database, तो आप क्या यूज़र नेम यूज़ करोगे, रूट उसका नाम है और ये होस्ट का नाम है cit.net.pk, ठीक है, ये उसका जहाँ पे होस्ट हुआ है। या ये फिर आगे मैप करता है IP के ऊपर, तो उसको अपने मशीन का पता लगता है कि डेटाबेस कहाँ पे होस्टेड है। This allow to set up multiple accounts with the same name but connects from different hosts and have different privileges. In addition, the administrator has control to set up accounts to connect from either specific or broad a set up host। तो अब आप यानी कि जो आपके होस्ट होते हैं या जिस जगह से आप डेटाबेस का कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं, तो उस मशीन का अगर नाम आप नहीं रखा हुआ तो आप इजीली किसी के MySQL डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकते, अनलेस और अदरवाइज के वो बंदा चाहेगा तब आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर आपने टेबल सारे यूज़र्स देखने तो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र्स। मेरे पास जेम सर्वर इस वक्त है नहीं, या चले हम उस पर डिटेल में नहीं जाते, अदरवाइज मैं इनको रन करके आपको दिखा देता। क्रिएटिंग न्यू यूज़र्स यूजिंग क्रिएट यूज़र। तो अब ये आपने नया यूज़र क्रिएट करना है तो क्रिएट यूज़र, और आप टाइप यूज़र है और आइडेंटिफाइड बाय पासवर्ड, ये यूज़र की ID और उसका पासवर्ड। द यूज़र अकाउंट इन द फॉर्मेट इज़ user@host name, ये उसका फॉर्मेट आप देते हैं, ये जो यहाँ पे आप वैल्यू एंटर करेंगे, फॉलोड बाय द क्रिएट यूज़र। द पासवर्ड इज स्पेसिफाइड आफ्टर द आइडेंटिफाइड बाय क्लास। तो ये आइडेंटिफाइड बाय, यहाँ पे आप पासवर्ड एंटर करेंगे। द पासवर्ड मस्ट बी इन द प्लेन टेक्स्ट। MySQL विल एन्क्रिप्ट द पासवर्ड फॉर यू व्हेन इट सेव्स द यूज़र इनटू द यूज़र टेबल, ताकि अगर आप सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल करें तो आपको जो पासवर्ड नज़र आएंगे वो सारे इनक्रिप्टेड होंगे। तो मैंने भी अपने इवन यहाँ पे डेटाबेस में जो आप लोगों के पासवर्ड रखे होते हैं वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में रखे होते हैं, तो मुझे नहीं पता होता कि किसने क्या पासवर्ड रखा हुआ है।
उसका एक मैकेनिज्म है, मैं उस मैकेनिज्म के थ्रू उसका जो इनक्रिप्टेड फॉर्म है वो जनरेट करके उसको जस्ट मैच करता हूँ कि हाँ ये मैच कर रहा है तो ठीक है, वैलिड है। तो इस तरह आपने भी करना है, आपने लोगों की प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं करना होता, ठीक है। For example, to create a new user DB admin that connect from local host with the password CR this। तो ये अब एग्जांपल है उसका कि create user DB admin at the local host के ऊपर करो, identified by ये उसका पासवर्ड आ गया। तो इस तरीके से आप क्रिएट करते हैं। और ये बाकी काफ़ी सारे इसके सेटिंग्स वगैरह है, ये आप पढ़ लें फिर बाद में। MySQL chaining password using set password statement। अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो फिर सेट पासवर्ड आप यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये उसका एग्जांपल है कि सेट पासवर्ड फॉर दिस यूज़र इक्वल टू पासवर्ड उसका ये कर दो, तो ये इनक्रिप्ट हो जाएगा और फिर इसको असाइन इसके लिए ये सेट कर देगा। ये उसका कमांड है। MySQL चेंजिंग पासवर्ड यूजिंग ग्रांट या यूज स्टेटमेंट, तो इसके थ्रू भी आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। ये उसका स्टेटमेंट दिया हुआ है। MySQL ग्रांट स्टेटमेंट। अच्छा, ग्रांट जो है वो आप प्रिविलेजेस देते हैं या आप रिवोक करते हो, ठीक है, आप उससे प्रिविलेजेस लेते हैं। तो MySQL प्रोवाइड्स यू विद द MySQL ग्रांट स्टेटमेंट दैट अलाउ यू टू ग्रांट एक्सेस प्रिविलेजेस टू द डेटाबेस अकाउंट। द फॉलोइंग विल स्टेट द ग्रांट स्टेटमेंट सिंटैक्स। ग्रांट, फिर आगे प्रिविलेजेस, कॉलम का लिस्ट, ऑन ऑब्जेक्ट का टाइप, वो बेशक डेटाबेस है या टेबल्स है या स्टोर प्रोसीजर है वट, और उसका लेवल क्या है, प्रिविलेज का लेवल क्या है, वो लेवल नीचे दिए हुए हैं, ठीक है। 2, आप अकाउंट मेंशन करते हो और आइडेंटिफाइड बाय उसका पासवर्ड आपने देना होता है। और फिर रिक्वायर्स इंक्रिप्शन विद मल्टीपल ऑप्शन, जो जो ऑप्शन यहाँ पे आप यूज़ करना चाहते हैं। प्रिविलेज इंडिकेट द privileges that you assign to the account। for example, the create privilege allow an account to create database and create tables। you can grant multiple privileges using single grant statement। the privileges are separated by commas। column list आप दे सकते हैं, specify the column to which a privilege applies। columns are separated also by comma with parenthesis। the columns list is the optional element। तो ये आप देना चाहे या ना देना चाहे। privilege level specifies the level at which the privileges apply। you can use global privileges, database specific privileges, table specific privileges या column specific privileges, और वो आपने ऊपर देख लिया। अकाउंट स्पेसिफाइज विच अकाउंट इज बीइंग ग्रांटेड द प्रिविलेजेस, आप किसको राइट्स वगैरह दे रहे हैं। पासवर्ड स्पेसिफाई द पासवर्ड टू असाइन टू द अकाउंट। तो ये जो जनरल सिंटैक्स है इसकी पूरी डिटेल्स है, हर एक का क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है और क्या क्या वैल्यूज़ है। आफ्टर द रिक्वायर्ड क्लास you specify whether the account has to connect to the database server over the secure connection using SSL secure socket layer, ठीक है। ये आपको HTTPS का भी पता होगा। तो इसमें डेटा जो जा रहा होता है इस लेयर के अंदर, ये फिर इनक्रिप्ट होके जाता है, इसको कोई हैक नहीं कर सकता। तो ये अगर आप चाहते हैं कि मेरा डेटा बहुत ज़्यादा सिक्योर फॉर्म में रहे तो फिर आप ये इनेबल करते हैं। If you want the account to have the privileges that can grant its own privilege to the other accounts, you need to use the with class with the grant option class। In addition, you can use with class to allocate MySQL database server resources to set how many connections or statement that an account can use per hour। This is very helpful to share in share environment such as MySQL shared hosting। तो वहाँ पे आपको ये चीज़, आप अगर आप अपने डेटाबेस में शेयर्ड होस्टिंग आप ख़रीदते हैं और वहाँ पे अपना डेटा रखना चाहते हो तो फिर आप ये इन पॉइंट्स का आप ख्याल रखें, ठीक है। फिर आप इनको वहाँ पे अप्लाई लाजमी करें। इफ़ द अकाउंट दैट यू स्पेसिफाई इन द ग्रांट स्टेटमेंट आफ्टर द टू क्लास exist, the grant statement modifies its privileges, otherwise the grant statement creates a new account with the specified privileges। Besides granting privileges, the grant statement also assign अदर करेक्टरिस्टिक्स टू एन अकाउंट सच एज, इसके अलावा क्या देता है उसको, लिमिट अकाउंट ऑन एक्सेस टू डेटाबेस सर्वर रिसोर्सेज, फोर्स अकाउंट टू यूज़ द सिक्योर कनेक्शन व्हेन कनेक्शन टू द डेटाबेस सर्वर। तो ये चीज़ें भी वो साथ साथ अप्लाई कर देता है। इफ़ यू वांट टू ग्रांट अ पर्टिकुलर प्रिविलेज टू एन अकाउंट यू मस्ट हैव एटलीस्ट दैट प्रिविलेज एंड ग्रांट ऑप्शन प्रिविलेज। तो आपको ग्रांट का ऑप्शन जो है उसका भी प्रिविलेज होना चाहिए और आपको उस जो प्रिविलेज आप आगे ग्रांट दे रहे हैं उसका भी आपको राइट होगा। अगर आपको खुद नहीं है और आप आगे किसी को देना चाहते हैं तो आप नहीं दे सकेंगे। यू ऑफन यूज द MySQL ग्रांट स्टेटमेंट टुगेदर विद द क्रिएट यूजर स्टेटमेंट। यू यूज द क्रिएट यूजर स्टेटमेंट टू क्रिएट अ न्यू अकाउंट फर्स्ट एंड देन यूज द MySQL ग्रांट स्टेटमेंट टू ग्रांट प्रिविलेजेस टू द क्रिएट स्टेटमेंट। तो ये इसमें काफ़ी सारे रूल्स आपके लिए अवेलेबल है। अगर आपको MySQL के साथ काम करना पड़े तो यू कैन रेफर दिस लैब, ठीक है, और इसमें आप ये इनको फॉलो करें फिर।
ये ये बहुत स्मॉल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो आपको इस लेवल पे, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे डिटेल है इसके अंदर, उसमें हम फिलहाल हमारे स्कोप में नहीं है, उसमें हम नहीं जा रहे। अच्छा, माई एसक्यूएल ग्रांट एग्जांपल, तो ये उसका एग्जांपल है। लेट्स पार्टिसिपेट सम एग्जांपल ऑफ यूजिंग माई एसक्यूएल ग्रांट स्टेटमेंट टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। इफ यू वांट टू क्रिएट अ सुपर अकाउंट दैट कैन डू एनीथिंग इंक्लूडिंग being able to grant privileges to other users, you can use the following statement। तो अब ये पूरा कंप्लीट स्टेटमेंट है। आप क्रिएट यूज़र, तो ये सुपर यूज़र लोकल होस्ट के ऊपर जिसका पासवर्ड ये है, और ग्रांट ऑल ऑन स्टेरिक मीन एवरीथिंग, ठीक है, ऑल ऑब्जेक्ट्स एंड ऑल डेटाबेसेस टू द सुपर यूज़र एट दिस विद ग्रांट ऑप्शंस। तो आप उसको ग्रांट का ऑप्शन भी, आपने ग्रांट का एक्सेस भी दे दी ताकि वो आगे प्रोपोगेट भी कर सके, किसी और को भी अगर वो देना चाहते हैं तो वो दे सके। The on star class means all databases, all objects, ये मैं आपको बताया। The only limitation of the super user is that it only connect to the database server from the local host। तो अगर आप रिमोटली ये कमांड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो आप अगर लोकल होस्ट के ऊपर है तब आप ये वाला कमांड रन कर सकते हैं, ये भी नोट कर लें। विच मेक्स द MySQL सर्वर मोर सिक्योर। To create a user that has all access in a simple database and can connect from any host, you can use the following। तो अगर आप सुपर यूज़र देना चाहते हैं लेकिन वो रिमोटली हो तो रिमोट से फिर ये वाला ऑप्शन आप रन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप स्टार डॉट स्टार नहीं दे सकते, बल्कि आप क्लासिक मॉडल्स डॉट स्टार, यानी कि एक डेटाबेस का आप स्पेसिफिक डेटाबेस के तमाम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आप उसको अलाउ कर सकते हैं, लेकिन तमाम उसके ऊपर स्टार डॉट स्टार के ऊपर आप तमाम डेटाबेसेस के ऊपर आप उसको नहीं दे सकते। तो ये एक डेटाबेस का सुपर यूज़र हो गया। यू कैन ग्रांट मल्टीपल प्रिविलेजेस यूजिंग अ सिंगल ग्रांट स्टेटमेंट, फॉर एग्जांपल यू कैन दिस। तो आप कॉमा सेपरेटेड जो है सेलेक्ट का, अपडेट का, डिलीट का, ये सारे इस डेटाबेस पे देना चाहते हैं, और ये उसका वो है सेटिंग्स है, यूज़र का नाम है, ठीक है। अच्छा, अवेलेबल प्रिविलेजेस टू यूज़ विद द MySQL ग्रांट, तो ये MySQL के काफ़ी, मेरे ख्याल में हमें फर्दर इसके डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम बाकी जो टाइम है उस पर MySQL अपने SQL सर्वर पे लगा लेते हैं ताकि उसके भी आपको पता लग जाए। अच्छा, इफेक्ट्स ऑफ रिवोक स्टेटमेंट। The effect of MySQL revoke statement depends on privilege level as follows. Changes that are made to the global privileges only take effect when the client connect to the MySQL in the subsequent session. The changes are not applied to all currently connected accounts। तो अगर आपने किसी को ग्रांट दे दिया या आपने डिनाई कर दिया उसके प्रिविलेजेस वगैरह को, तो रिवोक आप कर सकते हैं, यानी कि अपने प्रीवियस चेंजेस को कैंसिल कर सकते हो अगर तो आपका नेक्स्ट सेशन जो है उसके साथ दोबारा कनेक्ट हो जाता है। अगर बीच में सेशन चला गया और आपने रिवोक नहीं किया तो फिर प्रीवियस वाले आप रिवोक नहीं कर सकते। द चेंज ऑफ डेटाबेस प्रिविलेजेस इज अप्लाइड आफ्टर द नेक्स्ट यूज स्टेटमेंट। टेबल एंड कॉलम प्रिविलेजेस चेंजेस आर अप्लाइड टू ऑल क्यूरीज दैट आर इशूड आफ्टर द चेंजेस आर मेड। और टेबल थोड़ा से लेब टास्क है तो ये मैं आपके हिसाब से मॉडिफाई कर लूँगा MySQL के हिसाब से, फिर मैं इसको अपलोड करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट हम जाते हैं यहाँ पे। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा प्रीवियस सेशन में भी बता दिया था, मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ कि MySQL के अंदर आप इसको कैसे मेंटेन करते हैं। तो MySQL के अंदर जो डेटाबेस है, डेटा डिक्शनरी का जो डिक्शनरी वाला आपका जो डेटा डिक्शनरी वाला कंपोनेंट है वो MySQL सर्वर वाले मास्टर डेटाबेस में मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो कुछ कमांड ऐसे हैं जो डेटाबेस के थ्रू एक्सेस या कंट्रोल प्रिविलेजेस को कंट्रोल करते हैं, तो वो मैक्सिमम ये स्टोर प्रोसीजर के थ्रू काम कर रहे होते हैं, और कुछ जो है ये आपको डायरेक्टली भी एक्सेस दे रहा होता है। बाकी आप जब डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो आपको अपने डेटाबेस के साथ एज ए बेसिक लेवल एडमिनिस्ट्रेटर आपको पता होना चाहिए कि मेरा डेटाबेस इस वक्त कौन लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो ये अगर आपने देखना है तो आप जाएं इसके सिक्योरिटी टैब के अंदर, और सिक्योरिटी टैब में इस डेटाबेस को कौन कौन से रोल जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डेटाबेस के कौन कौन से रूल्स वाले लोग जो है इसको देख सकते हैं। ये देखिए ये सारे रूल्स इसको असाइन है। इसके अलावा एप्लीकेशन के कौन से रूल्स होंगे तो वो इसको दे, तो एप्लीकेशन के भी आपने कस्टमाइज डिफाइन नहीं किए हुए। ये डेटाबेस के अपने इंटरनली जो रूल्स डिफाइन है ये है। अब आप अपने एप्लीकेशन के अंदर भी कुछ रूल्स डिफाइन कर सकते हैं। आप एक कस्टम रूल डिफाइन करना चाहते हैं कि माई एप्लीकेशन राइटर, ठीक है, जिस तरह ये डेटा राइटर है ना, तो आप अपना एक रोल डिफाइन करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे, और वो उस रोल के फिर जितने भी यूज़र्स होंगे
और वो ये इसको आपने जिस तरह मैप किया होगा फिर उस तरीके से। अब ये भी सारे रोल्स हैं, इसको आप डबल क्लिक करें तो इनकी आप डिटेल देख सकते हैं कि इनकी जो मैपिंग है या इनकी जो एक्सटेंडेड प्रॉपर्टीज़ है वो क्या क्या इसके लिए चेक्ड है। ठीक है, तो ये आप देखें कि ये जो डेटाबेस के डिफाइंड रोल है सिर्फ ये उसके ऊपर मैप कर रहा है। ठीक है, अगर आपका अपना कस्टमाइज होगा तो वो फिर आप इस तरह कस्टमाइज तरीके से मैप कर सकते हैं। और एक्सटेंडेड प्रॉपर्टीज़ ये कि फर्दर कस्टमाइज प्रॉपर्टीज़ आप क्रिएट करना चाहते हैं तो इसमें फ़िलहाल हम नहीं जाते, ये आपके लेवल से थोड़ा सा अप करके हैं। आप सिर्फ ये आपको आइडिया भी इतना हो जाए कि अच्छा चीज़ें यहाँ पे सिक्योरिटी कैसे हैंडल हो रही होती है तो दैट्स विल बी इनफ। तो आपको पता लग गया कि एक डेटाबेस के अपने डिफाइंड रोल्स है, इसके अलावा आप अपने एप्लीकेशन के या डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन है, वट एवर, ठीक है, वो जिस रोल के यूज़र्स जो है कनेक्ट करवा रहे हैं और उसको क्या क्या आप प्रिविलेजेस वगैरह देना चाहते हैं वो इस डेटाबेस के अंदर, तो वो आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। अच्छा, अब इसके अलावा जो है नेक्स्ट रोल से जो थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल वाला लेवल आता है वो है यूज़र्स का। तो अब ये देखिए डेटाबेस ओनर, तो डेटाबेस ओनर सबसे पावरफुल ओनर होता है जो तकरीबन आलमोस्ट सुपर यूज़र होता है इसी डेटाबेस का। ठीक है, और उसकी मैपिंग तकरीबन हर चीज़ के ऊपर होती है। ये मेंबरशिप इसके पास ओनर का है। ठीक है, तो ओनर के से रिलेटेड जितने काम होते हैं ये सारे, अब इसके अंदर कुछ काम ओवरलैप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको आपने ओनर बना दिया तो ही कैन डू एनीथिंग। ठीक है, तो ये इस तरह के रोल वो है कि हर रोल का अपना, तो अब हर रोल क्या क्या कर सकता है उस डिटेल में हम नहीं जाते। पर नाम से पता आपको लग रहा है कि ये देखें एक्सेस एडमिन, कि एडमिन को एक्सेस करने वाला जो इसके जो एक एडमिन जितने भी है उनको मैनिपुलेट करने के लिए जो रोल है वो ये वाला है। अच्छा, इसी तरह आप चाहते हैं कि वो बैकअप ले सके या रिस्टोर कर सके तो उसके लिए ये वाला है। आप कहते हो कि डीएमएल के जो डेटा रीड कर सके और राइट ना कर सके तो सिर्फ रीडिंग के लिए ये रोल है। आप चाहते हैं कि डेटा राइट भी कर सके तो उसके लिए ये रोल है। अगर किसी आपने कस्टमाइज़ कर दिया और आपने किसी यूज़र को ये रोल नहीं दिया, वो ओनर भी नहीं है और आपने उसको ये रोल भी नहीं दिया, तो वो वाला यूज़र आपके डेटाबेस के अंदर कुछ भी राइट नहीं कर सकता। ठीक है, इसी तरह ये DDL एडमिन, डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज, नए ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना, उनको डिलीट करना या उनको अपडेट करना, एल्टर करना, वो काम जो है वो आप DDL एडमिन कर सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि ओनर ना हो और सिर्फ DDL एडमिन हो तो उसको ये वाला रोल सेलेक्ट कर दें। इसी तरह डिनाई डेटा रीडर, डिनाई डेटा राइटर और DB ओनर और सिक्योरिटी एडमिन, जो रोल्स और यूज़र जो है उनको कंट्रोल करें। तो ये बिल्ट इन रोल्स है सारे। और वो इस वक्त जो रोल मैंने सेलेक्ट किया हुआ है डेटाबेस ओनर का, तो ओनर जो है ये तो पूरा इसको ओन कर रहा होता है, सुपर यूज़र है इसी डेटाबेस का। अच्छा, इसके अलावा ओन स्कीमा, कितने स्कीमास को ये अब ये देखें ये सारे डेटाबेस लेवल के रोल्स हैं तो ये किसी को ओन नहीं करता। आपका अपना अगर स्कीमा आप डिफाइन करेंगे यहाँ पे तो उस स्कीमा के ऊपर आप अपने एप्लीकेशन वाले जो रोल्स है और अपना एप्लीकेशन का जो यूज़र है उनको आप मैप करवा सकते हो, तो आपको उसके वो प्रिविलेजेस पर मिल जाते हैं। तो जिस तरह आपके डेटाबेस लेवल के ऊपर आपके रोल्स है और यूज़र्स है, इसी तरह फिर आपके ओवरऑल डेटाबेस इंजन से जो लोग कनेक्ट हो सकते हैं उनको हम लॉगिन्स कहते हैं। ठीक है, तो आप जो ऊपर वाला जो बाहर वाला वो है उसको आप एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे आपको लॉगिन मिलता है। तो ये देखें इसमें आपको होस्ट का भी डिटेल वगैरह पता होता है, तो क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि इसके साथ थोड़े से ज़्यादा ऑप्शंस हैं, तो आपने इसको ग्रांट या डिनाई आप कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी मैपिंग आप कर सकते हो किन किन डेटाबेसेस के ऊपर, और ये देखें हर डेटाबेस के साथ मैपिंग अलग अलग आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, किस तरह के रोल्स आप दे सकते हैं। तो यूजुअली अगर आपने ओनर दे दिए तो काफ़ी पावरफुल ओनर होता है तो उसको सारे डिटेल जो मिल जाते हैं। ये देखें मैंने ये डेटाबेस अभी जस्ट रिसेंटली इंक्लूड किया हुआ है, तो अब ये जो SA है इसको बाय डिफ़ॉल्ट मल्टी इंजीनियरिंग ग्रुप वाला जो मैंने डेटाबेस रिस्टोर कर दिया था उसके ऊपर ये ओनर नहीं है। ठीक है, उसके ऊपर मैप नहीं कर रहा, तो SA जाके यहाँ पे चेंजेस या ये चीज़ें नहीं कर सकता, उसके लिए ये ओनर वगैरह नहीं है। और स्टेटस तो यहाँ ये ओवरऑल सिक्योरिटी मैनेजमेंट है MySQL सर्वर के अंदर, और इसमें आप अपने डेटाबेस के लिए फ़िलहाल आपने इतने लेवल पे नहीं जाना। आप जिस लेवल पे इसको यूज़ कर रहे हो तो आपको एक अपना SA पासवर्ड पर पता होता है अपने मशीन का, और उसके साथ आप कनेक्ट करते हो। तो वो जो हमने ड्राइवर यूज़ किया हुआ था उसमें आपने एक कनेक्शन DB कनेक्शन मैनेजर जो है वो एक क्लास बनाया था। अब उसके अंदर हम सिर्फ एक यूज़र यूज़ करते थे, तो बजाय इसके आप एक यूज़र यूज़ करें आप मल्टीपल लॉगिन यूज़ कर सकते हो, और हर लॉगिन का अपना अपना रोल होगा और उस रोल के हिसाब से उसके अंदर अपने यूज़र्स हो सकते हैं
और अब जितने लेवल तक एप्लीकेशन लेयर में भी आप जितने एक्सपेंडेड लेवल तक डेटाबेस लेवल की सिक्योरिटी हैंडल करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ा बहुत इसका आइडिया हो गया होगा। बाकी जो है ये इसके साथ आप प्ले करें और चीज़ों को राइट्स दे, इससे राइट लें, लेकिन ये जो एस ए यूज़र है इसके साथ ना खेलें। ये ना हो कि फिर आप डेटाबेस को ब्लॉक कर सके और फिर आपको रीइंस्टॉलेशन करनी पड़े। तो या आप इनको डिलीट करें या इनको उड़ा दें। तो जो सिस्टम वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं या सिस्टम के जो लॉगिन्स हैं या उनके साथ ना खेलें, अपने नए नए क्रिएट करें, नए नए रोल्स क्रिएट करें, अपने क्रेडेंशियल्स नए बनाएं। ठीक है, और उनके साथ आप खेलें। तो आई होप कि आपको इनफ आइडिया हो गया होगा कि माई एसक्यूएल सर्वर के अंदर सिक्योरिटी कैसे है। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कितना आसानी से हैंडल हो रहा है। और माई एसक्यूएल के अंदर थोड़ा सा वो हमने लैब में कवर कर दिए, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके पास जेम सर्वर है, आपके पास ये माई एसक्यूएल इंस्टॉल है, तो आप उसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप दिस इज़ इनफ अबाउट द सिक्योरिटी, ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन इन दिस लैब। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेता हूँ। आप लोगों के कोई क्वेश्चंस वगैरह है तो आप पूछ सकते हैं।